चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम ना बेसिक ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूल। अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल के लिए तो अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। जितनी भी तरह के अकाउंट्स हैं उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई, रियल नेचर, पर्सनल नेचर और नॉमिनल नेचर। इससे क्या हो रहा है कि आपको अकाउंट्स की नेचर समझ के एंट्री बनाने में आसानी जाएगी। तो अब अगर मेरे को बेसिक पता है कौन सा मेरा अकाउंट किस नेचर में फॉलो करता है, तो मैं एंट्री किसी भी एंट्री की एंट्री कर पाऊंगा। और कोई भी किस स्ट्रीम से किस बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये बेसिक समझ आने चाहिए कि आपके जो जिसकी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉलो करता है। यहाँ पे जनरली वो एसेट्स जो फिजिकल सब्सटेंस रखती हैं वो दिखती है। हालांकि यहाँ पे इंटेंजिबल चीजें भी आती हैं जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिनका फिजिकल नहीं है। तो यहाँ पे जनरली एसेट्स आती हैं जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस है, जिन्हें आप टच फील कर सकते हो, सी कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स भी आती हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिए उसमें ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अकाउंटिंग में बेसिक थंब रूल है कि कोई भी इवेंट और ट्रांजेक्शन, एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू माई अकाउंटिंग एंटिटी एंड हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, तो मुझे रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी। अब चाहे उसका फिजिकल सब्सटेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो फिजिकल सब्सटेंस का मतलब है कार खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ले लिया, दे दिया। और इंटेंजिबल आइटम्स का मतलब है गुडविल परचेज करी आपने कहीं से, किसी चलते हुए बिजनेस को परचेज करा, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, जिसकी ट्रेडेबल वैल्यू तो है, सेल परचेज तो होती है लेकिन सब्सटेंस नहीं है, फिजिकल सब्सटेंस में दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए NIFM का बिजनेस है तो NIFM का अपना एक लोगो है, उसका ट्रेडमार्क है। तो अगर किसी को कभी बिजनेस खरीदना है तो मेरे बिजनेस की वर्थ नहीं देगा, मेरे फिजिकल सब्सटेंस की वैल्यू नहीं देगा, मेरे को अपनी गुडविल और ट्रेडमार्क के पैसे भी लेने हैं उससे। तो हर बिजनेस के साथ अपनी अपनी उसकी एक ट्रेडमार्क और गुडविल एसोसिएटेड होती है। तो ये नेचुरल रियल नेचर के आइटम आते हैं। अगर ऐसी चीजें हो, बिल्डिंग, कार, कैश, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें कैसी हैं, नेचुरल चीजें, उसके फिजिकल सब्सटेंस की है और रियल नेचर के आइटम है। पर्सनल नेचर के आइटम में क्या होता है, ये किसी बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं या फिर किसी इंडिविजुअल से, मतलब आइदर इट इज रिलेटेड टू द नेचुरल ह्यूमन बीइंग और इट इज अ बिजनेस एंटिटी। तो जितनी भी बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड चीजें हैं और नेचुरल ह्यूमन बीइंग वो सब पर्सनल है। राम हो गया, टाटा लिमिटेड हो गया, ऐसी और कंपनी NIFM हो गया इटसेल्फ। तो ये सब कौन है, पर्सनल नेचर के। अगर आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपकी अकाउंटिंग एंटिटी इन लोगों से ट्रांजैक्शन करेगी, इनसे कोई लेन देन करेगी, तो आपको डेबिट क्रेडिट के लिए पर्सनल के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी, आपका बिजनेस एंटिटी इन चीजों में डील करता है तो आपको रियल नेचर के एंटिटी के रियल नेचर के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर में सभी तरह के इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। ऑल इनकम एंड गेन्स और एंड एक्सपेंसेस और लॉसेज आर कवर्ड। यहाँ पे नॉमिनल नेचर के अंदर सभी तरह के इनकम, सभी तरह के खर्चे और सभी तरह के लॉस और प्रॉफिट आते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली नॉमिनल नेचर, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनका कोई भी बैलेंस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये उसी साल में जनरेट होते हैं, उसी साल में नेट सेल हो जाते हैं। नेट सेल होने का मतलब क्या है, इनकम में मतलब सेल्स हुई, 10 लाख रुपए की सेल हुई, परचेज खर्चा होता है एक तरह से। तो परचेज मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की 1,50,000 रुपए की परचेज है, 1,50,000 की परचेज है। कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, 3,50,000 के अदर एक्सपेंस है। तो ये जो बचा मेरा नेट प्रॉफिट, ये बचा मेरे पास 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा। तो अब ना इसका बैलेंस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, ना इसका बैलेंस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड, ना इसका बैलेंस, केवल ये जो 5.5 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है ये उठ के अगले साल में चला मेरे कैपिटल अकाउंट में जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट पे हिस्सा किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, जिसके प्रॉफिट, जिसने पैसा लगाया वही लेगा।
जो भी प्रोपराइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर जो भी हैं, ये प्रॉफिट उनको मिल जाएगा आफ्टर पेइंग द ड्यू टैक्सेस। जो भी ड्यू टैक्सेस हैं उनको पे करने के बाद ये प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसी साल सेल जनरेट हुई थी, इसी साल परचेज क्रिएट की थी, इसी साल एक्सपेंस क्रिएट की थी, इन सबको नेट करा, नेट में करा, इनका जो नेट बैलेंस बचा आफ्टर पेइंग टैक्स, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आइदर टू द पार्टनर, शेयर होल्डर और इंडिविजुअल हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये उसका अधिकार है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए ये जिस साल में बैलेंस जनरेट होंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन इस साल के अंदर आएंगे, उसी साल में नेट सेल हो जाती है, जीरोइज हो जाती है बाय ट्रांसफरिंग आइदर द प्रॉफिट और बाय द लॉस। या तो ट्रांसफर हो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस भी उन्हीं लोगों का है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, लॉस भी उनका, प्रॉफिट भी उनका। तो इनके कोई भी बैलेंस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं उसी साल में, इसलिए नॉमिनल नेचर के हैं। इसी साल जनरेट हुए, इसी साल जीरोइज हो गए। तो ये नॉमिनल नेचर की आइटम है, सारी आइटम नॉमिनल नेचर में कवर्ड है। अब देखते हैं इनके रूल, डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या हैं। इनको हम दो अलग अलग अप्रोच से देखेंगे। एक तो बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आपको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, रियल नेचर में कब करना है, पर्सनल नेचर में कब करना है, नॉमिनल नेचर में कब डेबिट क्रेडिट करना है। जो भी आइटम आपके बिजनेस में आई है, वेदर इट इज अ टेंजिबल नेचर और इनटेंजिबल नेचर, फिजिकल सब्सटेंस था या नहीं था, ट्रेडमार्क खरीदा, गुडविल खरीदी, कार खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो अगर वो आपके पास आई है तो आप उसका अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अगर वो आपके पास से चली गई तो उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट अकाउंट ऑफ आइटम गोज आउट। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल कार परचेज्ड ₹10 लाख बाई कैश। आपने कैश में कार खरीदी। कार रियल नेचर की आइटम है, कैश रियल नेचर का आइटम है, आप इसे टच फील सी कर सकते हो, दोनों रियल नेचर के आइटम है। तो दोनों में रूल के एप्लीकेबल होगा, डेबिट क्रेडिट के लिए रूल रियल नेचर के अप्लाई होंगे। तो आपके पास क्या आया, कार आई, तो डेबिट द अकाउंट ऑफ द आइटम विच कवर्ड कम्स इन। तो मेरे पास क्या आ गई, कार आ गई। तो मैं क्या करूंगा, एंट्री बनाने के लिए कार अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 10 लाख रुपए से, और कैश भी रियल नेचर का है। तो जब मैंने कार खरीदी, कैश दे दिया, तो मेरे पास से कैश चला गया। तो क्रेडिट द अकाउंट ऑफ आइटम गोज आउट, क्या चला गया मेरे पास से, कैश। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 10 लाख रुपए से, ये मेरी एंट्री बन जाएगी। तो आपको बस ये रूल याद रखने हैं, कब क्या चीज डेबिट करनी है, कब क्या चीज क्रेडिट करनी है। तो रियल नेचर में जब भी कोई आइटम आपके पास आएगी, आइदर इट इज हैविंग अ फिजिकल सब्सटेंस और इंटेंजिबल है, तो जो भी चीज आएगी वो डेबिट करोगे। अगर मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क खरीदा था, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क डेबिट करते और कैश से पेमेंट हो गई तो कैश को क्रेडिट कर देते। ये रियल नेचर के लिए रूल है ना। अब आगे चलते हैं, पर्सनल नेचर देखते हैं। अगला क्या है, पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर में जैसे हमने डिस्कस करा कि इसमें क्या आती हैं, बिजनेस एंटिटीज और नेचुरल ह्यूमन बींग्स। अगर आपने किसी बिजनेस एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन करी है तो क्या होगा, किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग के साथ करने तो क्या होगा। तो डेबिट क्रेडिट के रूल क्या हैं, जो भी आपके बिजनेस से कुछ भी रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट आपको हमेशा डेबिट करना। कुछ भी रिसीव कर रहा है, कोई भी कंपनी, कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग अगर आपसे कुछ भी रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट आप डेबिट करोगे। वो पैसे रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, सर्विस कर रहा है, इममटीरियल, ये सारी चीजें इममटीरियल हैं, आपको उसका अकाउंट रिसीव डेबिट करना है। जिसने आपसे कुछ भी रिसीव कर लिया, पेमेंट, कैश, बैंक, चेक, गुड्स, सर्विसेज, कुछ भी रिसीव करा, क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द गिवर। जो भी आपको कुछ भी चीज दे दे, पैसा दे दे, गुड्स दे दे, सर्विसेज दे दे, अगर किसी ने आपको दिया है तो उसका अकाउंट फिलहाल क्रेडिट ही करना पड़ेगा। अब एग्जांपल देते हैं, कंप्यूटर वर्थ ₹60,000 परचेज्ड फ्रॉम ABC कंप्यूटर्स। ABC कंप्यूटर से आपने 60,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा। अब जो कंप्यूटर खरीदा इसकी फिजिकल सब्सटेंस है और ये तो रियल नेचर के अंदर फॉल करता है। ABC कंप्यूटर्स जो है एक बिजनेस एंटिटी है जो पर्सनल नेचर के अंदर फॉल करती है। तो अब मेरे को एक एंट्री बनाने के लिए दो कैटेगरी के रूल फॉलो करने हैं, पर्सनल नेचर भी और रियल नेचर भी।
रियल नेचर ने मुझे बोला था जो आइटम मेरे पास आएगी उसका अकाउंट डेबिट करना है, तो मेरे पास क्या आया मेरे बिजनेस में, कंप्यूटर आया, तो मुझे डेबिट में क्या लिखना है, कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट को मैंने डेबिट करना है, कितने का कंप्यूटर है, 60,000 रुपए का। अब क्या मैंने अभी पेमेंट करी है, नहीं, इस इंफॉर्मेशन से अभी पेमेंट के बारे में पता नहीं लगा, यानी कि कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो मेरी दूसरी रियल नेचर की आइटम तो कम नहीं हुई, जैसे कार के केस में हुई थी ऐसे यहाँ तो नहीं हुई। तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर किसे खरीदा, एबीसी कंप्यूटर से खरीदा। तो एबीसी कंप्यूटर रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, उसने मेरे को कंप्यूटर दिया है, तो एबीसी का करना अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एबीसी कंप्यूटर्स 60,000 रुपए। बस ये रूल एंट्री, इस रूल से एंट्री बन गई सिंपल। अब अगर इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, पेमेंट डन बाय बैंक, बैंक से आपने पैसे दे दिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा जाके, पेमेंट डन बाय बैंक का मतलब अब पैसे किसको दिए होंगे, एबीसी कंप्यूटर को। एबीसी कंप्यूटर को पैसे दिए ना, अब पैसे दिए हमने एबीसी कंप्यूटर को, किससे दिए, बैंक से। बैंक अपने आप में क्या है, एक बिजनेस एंटिटी, जो कहां पड़ेगी, पर्सनल नेचर में। बैंक एज ए बैंक पर्सनल बिजनेस एंटिटी, बैंक बिजनेस एंटिटी है तो वो भी पर्सनल नेचर की है। अब दोनों रूल क्या हो रहे, एबीसी को पैसा दिया है, एबीसी कंप्यूटर, ये भी पर्सनल नेचर है, बैंक से पैसा दिया है, बैंक बिजनेस एंटिटी होता है, ये भी पर्सनल नेचर है। तो अब की एंट्री करने के लिए मुझे यही रूल से काम चल जाएगा, इसी वाले से, अब मुझे किसी दूसरे रूल की जरूरत नहीं है। तो अब वो क्या कह रहा है, डेबिट द अकाउंट ऑफ द रिसीवर। एबीसी कंप्यूटर को पैसे मैंने दिए तो एबीसी कंप्यूटर क्या होगा, रिसीवर होगा। तो एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट अब मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पर अगली एंट्री में। ये एंट्री नंबर 1 थी, ये एंट्री नंबर 2 है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो एबीसी कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए। जिस भी बैंक में कंपनी का बैंक अकाउंट है उस बैंक का बैंक लेजर क्रेडिट कर दो, क्योंकि वहां से पैसे चले गए आपके। बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपए। आपके बिहाफ पे पैसे किसने दिए हैं, बैंक ने दिए हैं, तो बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो ऐसे करके एक एक करके 1 बाय 1 रूल अप्लाई करते रहेंगे और एंट्रियां ऑटोमेटिक बनती रहेंगी। तो बस ये पर्सनल नेचर का रूल है, इससे पहले रियल नेचर का रूल था। अब एक लास्ट रूल देखते हैं नॉमिनल नेचर का, है ना। नेचर में हमने डिसाइड किया था कि सारे खर्चे और इनकम आती हैं। अब मान लीजिए आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो आपकी इनकम हुई है। तो यहाँ पे नॉमिनल नेचर का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के खर्चे हैं उनको आप डेबिट करोगे और लॉसेज को, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम और गेन होंगे उनको आप सबको क्रेडिट करोगे। तो आपकी इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया तो आपको इनकम हो गई, इनकम तो क्रेडिट होगी। तो जिस बैंक ने इंटरेस्ट दिया वहां पे वो बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट उस बैंक से रिसीव करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्न 5,000 रुपए। अब ये आपकी इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट हो गई। ये आपका जिससे आपने इंटरेस्ट लेनी है, रिसीवर आप गिवर है, वो इंटरेस्ट देने वाला ये है, तो इससे आपको इंटरेस्ट लेना है। तो ये इसलिए क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि डेबिट कर रहा है, क्योंकि मुझे इससे इंटरेस्ट रिसीव करना है। अभी इसने मेरे को बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिए होंगे, पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे, या अभी देने हैं तो मुझे उसका डेबिट करना पड़ेगा, मेरी एसेट बन जाएगी अभी। तो इस तरह से नेचुरल रूल ऑफ अकाउंटिंग के क्रेडिट डेबिट के रूल सारे तीनों कैटेगरी को अगर याद कर लोगे तो सारे रूल आपको याद हो जाएंगे, एंट्रियां सारी आसान हो जाएंगी।